34 लोगों ने बीजेपी के, मोदी जी के, उनके कार्यशैली को, उनके विचारधारा को, उनके काम के आधार पर वोट किया। 62 लोगों ने उनको वोट नहीं किया। अब तो विपक्ष जमीन पर नहीं है ऐसी बात नहीं है, जमीन पर हर आदमी खुश है ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर लोग तो खुश नहीं है, लेकिन इस 62 को एक साथ करना और या उसके एक बड़े भाग को एक साथ करना, उसके लिए जो भूमिका विपक्षी पार्टियों की नेताओं की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, उनका एजेंडा कमजोर हो सकता है, उनकी नैरेटिव या उनका प्रयास कमजोर हो सकता है। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। सर, 24 चुनाव को लेकर अगर बिग पिक्चर और पॉइंट वाइज में आपसे कि आपकी नजर में 5 हाई पॉइंट्स क्या रहेंगे? नहीं, हाई पॉइंट्स किस नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से या राजनीतिक नजरिए से? पहले नहीं, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि 24 में क्या होगा, तो आज की तारीख में अगर आज चुनाव हो जाए, 2 महीने बाद क्या होगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी लेड एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। ये एक हाईलाइट अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। लेकिन 2 महीने में और क्या होगा ये मैं जानता नहीं। जनता किस तरफ किसको वोट देती है मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी लेड एनडीए को एक बहुत बड़ी बढ़त है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने करीबी से काम करने का तरीका देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह का भी, कि इस तरीके के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से, ये वाकई में मुमकिन है? ये लोग देखिए चुनावी जुमले के तौर पर? नहीं, देखिए, ना वो जुमला है ना ये उसकी कोई गारंटी है कि वो हो ही जाएगा। ये तो चुनाव लड़ने की रणनीति का, प्रयास का, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, वो दिमाग में भी लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है, और एक गोल सेटिंग भी होती है। आप परीक्षा में बैठते हैं तो अपने लिए तय करते हैं कि मुझे 90% नंबर लेकर आना है। उसमें कोई सही गलत की बात नहीं है। 90% का लक्ष्य लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। संभव है कि 85 आ जाए, संभव है कि 95 आ जाए। तो अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज्यादा लिख के ले लीजिए, 200 से ज्यादा आ रहा है, आए 77। तो ये राजनीतिक दल, नेता इस तरह के दावे या इस तरह की गोल सेटिंग करते हैं, उसमें कोई सही गलत नहीं है, वो तो एक अनुमान है किसी को। देखिए, देश में जितने लोग भी हैं, नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेंड सेफोलॉजिस्ट हैं, जो रोज नंबर आंकड़ों को देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी किसी को डेफिनेटिव ये पता नहीं होता है। क्योंकि जो लोग भी स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, सेफोलॉजी को समझते हैं, कोई आंकड़ा आता है उसमें 3% प्लस माइनस का लोग मानकर चलते हैं। 3% तो वो नीचे लिखते हैं डिस्क्लेमर में कि प्लस माइनस 3% एरर, मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। अब भारत जैसे देश में अगर आप 3% प्लस और माइनस, मतलब 5%, 6% का आप मार्जिन लेकर चल रहे हैं, 6% में तो कहां का कहां रिजल्ट हो जाएगा। तो आप एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं, आप प्रिसाइज नंबर नहीं दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो इट्स लाइक कॉलिंग द कॉइन। देखिए, अगर कई बार कहते हैं अरे हमने पिछली बार कहा था वो नंबर आ गया, मतलब सेफोलॉजिस्ट दावा करते हैं, चुनावी विशेषज्ञ दावा करते हैं, टीवी चैनल वाले भी हल्ला मचाते हैं, पत्रकार के अलावा नेता भी कहते हैं। लेकिन होता ही है कि अगर मान लीजिए आपको कोई बोले कि भैया सिक्का उछालो, बोलो हेड और टेल, अगर 10 आदमी खड़े हैं तो 5 आदमी तो सही बता ही देगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 2 है। तो कई, और जो सही बताएगा वो बताने लगेगा कि मुझे मालूम है कि कैसे सिक्का को कॉल किया जाता है। इससे ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं। किसी को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है, और कोई साधारण सेफोलॉजिस्ट अगर बैठ के कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे, कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे। आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है, वहां पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई, और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। तो ये 2 बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए है कि उनको जो सूचनाएं मिल रही होती है उसके आधार पर उनका गेस है। और दूसरा, आपको पार्टी के नेता होने के नाते आप ये थोड़ी ना कहिएगा कि मैं हार रहा हूं, आप तो यही कहिएगा कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिल रही है। एक सवाल और, इससे बिल्कुल उलट सवाल, दूसरी तरफ के जो दावे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जिस तरीके का बम बम माहौल इस बार बीजेपी के लिए है, मोदी के लिए राममय माहौल है, वो लाभार्थी हैं, मोदी की गारंटी है, हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्य जहां पर अभी बम्पर जीत मिली है, तो ये एक तरीके से
2004 कहीं 2024 में रिपीट होने वाला है। मतलब जो उस जमाने में इंडिया शाइनिंग वाला एक माहौल था। नहीं, देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। व्हेन यू गेट ओवर कॉन्फिडेंट, लाइक लॉजिकल बात है कि वन शुड नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन अभी जो बीजेपी का डिस्पेंसेशन है, जो लीडरशिप है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो दावा पब्लिकली कुछ करे, इनका जो काम करने, इनकी जो कार्यशैली है, ये वो लोग नहीं है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दे गो फॉर द किल। अगर उनको मालूम है कि वो जीत रहे तो भी वो हल्के में नहीं लड़ेंगे। वो ये जो कोई मैं एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मोदी जी या अमित शाह या जो भी अभी बीजेपी की लीडरशिप है, इनकी कार्यशैली ये नहीं है कि बस जीत हो गया, अभी बैठ जाओ, बस जीतने ही वाले हैं। वो दावा तो कर रहे हैं कि जीत रहे, लेकिन अपनी मेहनत में, अपने प्रयास में कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए, एक सीट अभी जैसे बिहार में नीतीश कुमार को लेकर आए, उनको मालूम है, आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा में आने से भाजपा को चुनावी फायदा कुछ नहीं है। विधानसभा के नजरिए से तो उनको नुकसान है। आप बिहार में किसी भी भाजपा के वर्कर से, समर्थक के, लीडर से बात कीजिएगा तो प्राइवेटली वो ये कहेगा इसका नुकसान है। लेकिन वो फिर भी क्यों लेकर आए? क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज चाहते थे, इंडिया अलायंस को साइकोलॉजिकल झटका देना चाहते थे। आप जो देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, वो अशोक चौहान को लेकर आए। ये सब क्यों कर रहे हैं? वो एक एक सीट भी जो है कि इफ वी आर ऑन टॉप वी मस्ट फिनिश द ऑपोजिशन, तो ये उनका स्वभाव है, उनका कार्यशैली का हिस्सा है। तो ये दिखा, अगर मैं उनके सामने हूं तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि दे हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट। दे आर नॉट पीपल हु गेट कॉम्प्लेसेंट। अगर आपको उनसे लड़ना है तो आप ये मानकर चलिए कि वो लास्ट तक लड़ेंगे। अगर जीत रहे तो भी उस जीत को और बड़ी बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। हार रहे तब तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो मैं 2004 की सिनेरियो को नहीं देखता हूं, क्योंकि 4 में लीडरशिप अलग थी, आज लीडरशिप अलग है। दूसरा, जो विपक्ष ये मान के चल रहा है कि भाई हमारे लिए, दे आर लार्जली बेसिंग देयर थिंग्स ऑन एजम्पशंस कि कुछ चीजें हो जाएंगी, डिसकॉन्टेंट है, लोग नाराज हैं। ये बहुत सारी चीजें अनुमान पर आधारित है, ये आपके अपने प्रयास पर आधारित नहीं है। जो उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, मतलब इंडिया अलायंस बने हुए सबसे पहले तो ये बहुत देरी से बनाया गया। आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं सीटों पे समझौता नहीं हुआ, नैरेटिव नहीं बना, चेहरा कौन हुआ। इन सब बातों पर तो विवाद हो सकता है भी, कौन चेहरा होगा, क्या नैरेटिव होगा, कौन सीट लड़ेगा। इस बात पर तो कोई विवाद नहीं था कि 2024 अप्रैल मई में चुनाव होगा, सबको पता था। जिन लोगों ने भी इंडिया अलायंस बनाया है, ये काम वो 2 बरस 3 बरस पहले भी कर सकते थे। जब बंगाल का चुनाव आया, बीजेपी डाउन थी, बीजेपी बैकफुट पर थी, तब अगर आपने इंडिया अलायंस बना लिया होता तो आपके पास 2-2.5 साल का समय होता नैरेटिव बनाने का, उसको घर घर ले जाने का। जरा आप अनुमान कीजिए, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर का ये पूरा जो अभियान अभी हुआ, जो समारोह हुआ, कभी तो मोदी जी या उनकी टीम ने बैठ के ये प्लान किया होगा कि मंदिर का निर्माण इस तरीके से कराओ, इस गति से कराओ कि ये जनवरी में पूरा हो। अब विपक्ष वाले बैठ के ये कह रहे हैं, अरे भाई चुनाव के पहले करा के फायदा उठाना चाह रहे हैं। भाई कम से कम भाजपा वालों ने इतना तो सोचा 3 बरस पहले। तुम 3 बरस पहले क्या कर रहे थे? तुम्हें भी तो मालूम था कि 24 में चुनाव है, तो आपको भी तो सोचना चाहिए था कि मैं जनवरी 2024 में क्या करूंगा। अगर राम मंदिर होगा तो उसका हम काउंटर कैसे करेंगे। तो आपने तो वो किया नहीं। आप बैठे हुए हैं राम भरोसे, राम का नाम ले रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन राम भरोसे बैठे हुए हैं विपक्ष वाले। बीजेपी राम भरोसे नहीं बैठी हुई है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के बयान आप आज से 3-4-5-6 महीने जब वो पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे थे, उसमें उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई सिर्फ मंदिर के भरोसे मत बैठिए। वो राम का नाम ले रहे हैं, राम भरोसे बैठे हुए हैं कांग्रेस वाले कि कुछ हो जाएगा। तो अगर आप राम भरोसे बैठोगे तो भैया राम जी अगर कृपा करेंगे तो जीतोगे, नहीं कृपा हुई तो आप हारोगे। एक बात मुझे बताइए, कर्नाटक चुनाव जब हुआ, उसका नतीजा जब आया था, तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के लिए एक माहौल बनता हुआ नजर आया। उसी के बाद ये इंडिया गठबंधन भी बना। जून में फिर इन लोगों ने 15 मई को पहली बैठक की थी इंडिया गठबंधन की। तो ये चीजें जो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद विपक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ये डिरेल क्यों होने लगी, और खासतौर से नीतीश कुमार। नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, पहले तो राज्यों के चुनाव को सीधा एक्सट्रापोलेट लोकसभा से करना ये बहुत बड़ी भूल है। आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, 2018 में बीजेपी कर्नाटक हारी, बड़ी मुश्किल से 2017 में गुजरात में अपनी सरकार बचाई बीजेपी ने, बड़ी मुश्किल से 15 सीट से ही सरकार बची। कर्नाटक में वो चुनाव हारे। उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह चुनाव हार गए। फिर भी जाके लोकसभा में इतनी बड़ी जीत मिल गई।
राज्यों के चुनाव का माहौल पर असर हो सकता है, लेकिन उसका सीधा कोरिलेशन फाइनल आउटकम पर नहीं है। कर्नाटक के चुनाव के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद जरूर एक माहौल, एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास थी, लेकिन जब आपने वो प्रयास किया नहीं, उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए। इंडिया अलायंस जो बना जून जुलाई में, देखिए जून में इंडिया अलायंस बना है, जून से लेकर अभी हम लोग फरवरी में बैठे हुए हैं, करीब करीब 8 महीने हो गए। 8 महीने में इंडिया अलायंस के लोग कुल 6 या 8 दिन साथ में बैठे। उन 6 और 8 दिनों में भी अगर आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर जोड़िएगा तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 25-30 घंटे इन लोगों ने इंडिया अलायंस पर से पर काम किया है। अगर आप इसको समझिएगा, आपने जून में बनाया, चलो देरी से बनाया, तो अगर आप 7 दिन यहीं पर बैठ जाते और 7 दिन में ये सारा काम कर लेते तो आपके पास 8 महीने उस काम को जमीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए होता। राहुल जी मान लीजिए यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 7 दिन जाते हैं ना साथ में, एक बार 7 दिन जाकर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हो ना, लोगों से मिल रहे हो ना, तो वो 7 दिन 8 दिन आप यहीं पर बैठ के काम पूरा कर लेते। तो आप 8 महीने में 7 दिन बैठे हैं साथ में। आज तक इंडिया अलायंस का एक पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ, ना उसका कोई नैरेटिव बना, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता ने देखा, ना कोई उसके चेहरे बने, ना सीट शेयरिंग का काम हुआ। और ये सब हो रहा है, इस बीच में आप एक अलग यात्रा पर निकल गए, और वो यात्रा इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस की यात्रा है। इसीलिए मैंने किसी दूसरे इंटरव्यू में कहा कि मतलब इससे गलत टाइम यात्रा का कुछ हो ही नहीं सकता था। जब आप किसी आर्मी को लीड कर रहे हैं, और खासकर कई देशों के आर्मी का आप के ज्वाइंट कमांडर हैं, आप 1-2 दिन फ्रंट पर जा सकते हैं, आप हेडक्वार्टर को छोड़कर फ्रंट पर चले जाइए तो आपकी पूरी स्ट्रेटजी तो ऐसे ही हवा में चली जाएगी। तो जब राहुल जी को ग्राउंड पर होना चाहिए था तब वो दिल्ली में बैठे थे, जब उनको दिल्ली में होना चाहिए था स्ट्रेटेजिक चीजों को सॉल्व करने के लिए, सीट शेयरिंग करने के लिए, नेताओं को साथ में रखने के लिए, कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनलाइज करने के लिए, तब वो रोड पर घूम रहे हैं। तो ये तो जब इस तरह की आप कॉमन सेंसिकल चीजें भी अगर आप नहीं ठीक कर रहे हैं तो लालू जी के पक्ष में वोट देने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है। मुझे किसी ने बताया, भाई लालू जी बिहार के इतने बड़े नेता थे, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? तो मेरा अपना जो आकलन है लालू जी के अपने राजनीतिक जीवन का, लालू जी किसी जमाने में जब उन्होंने शुरुआत की, जब बहुत बड़े नेता थे, तो वो गरीबों के नेता थे, फिर वो पिछड़ों के नेता बने, फिर वो यादवों के नेता बने। आज के तारीख में लालू जी या उनके सुपुत्र तेजस्वी जी राजद के यादवों के नेता हैं, वो बिहार के यादवों के भी नेता नहीं है। बिहार में सीएसडीएस का सर्वे, पार्टी है, सुन तो लीजिए आप, बिहार का सीएसडीएस का सर्वे उठाकर देख लीजिए, 30% से ज्यादा यादव समुदाय के लोगों ने भाजपा को पिछले लोकसभा में वोट किया है। तो मैंने आपको जो कहा कि वो किसी जमाने में, अब आज देखिए आप कह रहे हैं कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, लेकिन कांग्रेस को तो आज 50 से ज्यादा एमपी हैं। अगर आप या मैं पार्टी बना लूं और हमारे 55 सांसद आ जाएं तो लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर इज द न्यू राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया। लेकिन कांग्रेस के अगर 50 सीट आए हैं तो आप और हम क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, बिल्कुल बर्बाद हो गई, क्योंकि वो किसी जमाने में उनके 400 सीट होते थे। तो आपका जो सवाल पे आ रहा हूं कि आज उनके 75 या 77 एमएलए हैं, तो ये वो पार्टी है जो कभी 51 सांसद होते थे जिसके, उसके अगर आज 75 विधायक हैं तो वो पार्टी बढ़ रही है या घट रही है? तो भविष्य इसी से आप देख लीजिए। आप चढ़ान पर नहीं है, आप ढलान पर हैं, और राजनीति में मोमेंटम का बहुत बड़ा, डायरेक्शन का बहुत बड़ा असर होता है। एब्सोल्यूट एक किसी गिवन पॉइंट पर आपको क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी है कि आप डायरेक्शनल कॉल देखिए। तेजस्वी यादव, एक मिनट देखिए, एक मिनट आप बीजेपी को देखिए। बीजेपी 1984 में 2 सीट पर आई, उसके बाद अगर आप बीजेपी का ग्राफ 2019 तक प्लॉट करेंगे तो 2009 में एक छोटा डिप आया, लेकिन ग्राफ एक तरफा ऊपर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का ये रिवर्स प्लांट कीजिए 1984 से। कई बार लोगों को लगता है कांग्रेस कल हार गई, परसों हार गई। 1984 के बाद से कांग्रेस आज तक देश में चुनाव जीती ही नहीं है, पूरा देश नहीं जीती है। वो 15 साल सत्ता में रहे लेकिन वो चुनाव देश में नहीं जीते। मैं आपको एक उदाहरण देकर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। 1989 में कांग्रेस के 198 सांसद जीते राजीव गांधी के नेतृत्व में। पूरे देश ने कहा कांग्रेस हार गई, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 2004 में जिस इंडिया सैनिक की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस के 142 सांसद आए। पूरा देश कह रहा है भाई सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के तौर पे तो आप 198 से घट के 142 हो गए। तो
किसी चीज को देखने का जो नजरिया है हर आदमी का अलग अलग है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी बहुत यहाँ पे 75 उनके विधायक हैं, मैं ये देख रहा हूं कि भाई इनके 51 सांसद होते थे, आज 0 सांसद हैं। किसी जमाने में इनके 250 विधायक होते थे, आज 70 बचे रह गए। राजनीति का ग्राफ ढलान पर बता रहे हैं। बिल्कुल उनका ढलान पर है। उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जो गठबंधन की कोशिश की गई, अब आरएलडी उसमें से पहले ही निकल गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बनी। क्या गठबंधन अगर सही से बन पाता इंडिया, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, वहां बीजेपी को कंटेन किया जा सकता था? गुंजाइश नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने पहले आपको कहा, जो यूपी का गठबंधन है उसकी कोर जो ताकत है वो सपा है। और जब तक सपा मजबूत नहीं होगी तब तक उस अलायंस की बहुत बड़ी संभावना बनती नहीं। जब सपा बसपा अलायंस हुआ पिछली बार, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब बीएसपी डेसिमेट हो गई है और बीएसपी का जो वोट शेयर कुछ उन्होंने रिटेन किया, कुछ भाजपा में चला गया, कुछ शायद सपा को भी आया होगा, तो वो ताकत कम हुई है। सपा को भी क्लोजली फॉलो करने वालों को देखना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है भाई मुलायम सिंह जी, जो सब नेताजी जो बड़े नेता थे, मुलायम सिंह जी के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद से अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है। 2012 में जीते, 2000 पहली जब पिछली बार चुनाव लड़े जीते ये यूपी में, जब सरकार बनी 2009-10 में, उस समय मुलायम सिंह यादव चेहरा थे, शिवपाल जी थे, अखिलेश जी, उसमें एक उनकी प्रोमिनेंट भूमिका थी, लेकिन चुनाव मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पर उनके नेतृत्व में लड़ा गया। जीतने के बाद अखिलेश जी को बनाया गया सीएम। लेकिन उसके बाद जब से मुलायम सिंह यादव जी हटकर अखिलेश जी का चेहरा बन गया, उसके बाद से 4 बड़े चुनाव हुए, 2 लोकसभा 2 विधानसभा। चारों चुनाव में सपा बुरी तरह हारी है। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस समय सपा को 5 सांसद आए। 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़े, 50-55 विधायक आए। 2019 का लोकसभा चुनाव वो बसपा के साथ अलायंस में लड़े, बसपा को 10 आए लेकिन सपा को 5 ही आए। फिर 2022 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, फिर उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तो अखिलेश जी के नेतृत्व में सपा अभी तक चुनाव जीती नहीं है। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चाहे वो राहुल जी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, पार्टियों का नेतृत्व मिलना, चूंकि आपके पिताजी की पार्टी है तो परिवार की पार्टी है तो आप उसका नेतृत्व ले सकते हैं। पार्टी का नेता बनना आसान है, देश का राज्य का नेता बनना अलग है। आपकी पार्टी है, आपके पिताजी लालू जी हैं तो आप राजद के नेता बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिहार के नेता बन गए। आप मुलायम सिंह जी के लड़के हैं तो आप सपा के नेता बन जाएंगे। तो सपा का जो वोटर है, काडर है, सिस्टम है, व्यवस्था है, वो आपको नेता मान लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नेता माने, इसके लिए तो आपको लंबे प्रयास की जरूरत है। बंगाल पर जरा, वहां पर ममता बनर्जी और दीदी की शैली बेहतर तरीके से आप दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि एक परसेप्शन उनके बारे में बनता है कि साहब बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत हैं, वो जो फैसला ले लेती हैं शायद उस पर टिकी रहती हैं अपने फैसले पर। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ आई और फिर गठबंधन से अलग हो गई, इससे ममता बनर्जी की जो सियासत है बंगाल में, उसे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, मैं दीदी के साथ मैंने 2 साल काम किया है और बंगाल के चुनाव में मैंने दीदी को फ्लेक्सिबल और काम करने में बहुत, जिसके साथ काम करने में आसानी हो वैसा ही पाया। मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये कई मौकों पर मैंने कहा है कि मुझे दीदी के साथ काम करते हुए कोई दिक्कत हुई नहीं। 2 साल मैंने बड़े आराम से और मजे से काम किया वहां। आज उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, मैं बंगाल से सीधा जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में बड़ी लड़ाई देखता हूं। कई लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में जिस तरह की सफलता टीएमसी को मिली थी, इसका मतलब है कि बीजेपी एकदम कमजोर पड़ गई है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी इज ए राइजिंग फोर्स। अच्छा। और टीएमसी को बहुत बड़ी चुनौती है, और टीएमसी ने अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ा तो उनको 2019 की तरह झटका भी लग सकता है। ये बंगाल के अंदर अभी संदेश खाली वाला मामला बहुत कर रहा है, तो ये जो संदेश खाली में हो रहा है, इसको आप एक चुनावी पैतरे के तौर पर या ये मौसमी माहौल के तौर पर खबर, या फिर ये ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है एक प्रयोग? नहीं, देखिए, जो वहाँ मुद्दा है मैं तो जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्ट मुद्दा क्या है। सरकार का एक अपना पक्ष है, विपक्ष का एक अपना नजरिया है, आगे जांच होगी और एजेंसियां लगेंगी, लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। जब आप सत्ता में हैं और इस तरह की घटना सही या इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन अगर आ जाए तो सत्ता में बैठे हुए दल और नेता को उसका नुकसान होना ही होना है। ये बात आप मानकर चलिए। वो सही हो ना हो वो अलग बात है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन इन प्योरली इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन
मैं इसको टीएमसी के लिए नेगेटिव मानूंगा, इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा। ठीक है, अब मैं महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। आपने एनसीपी का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जिसके बारे में कुछ आप अनुमान लगा ना पाए, उस तरीके का एक राज्य बनकर उभरा है? क्योंकि वहां पर जो इंडिया गठबंधन वाले दल हैं वो दो फाड़ हो चुके हैं, एनडीए का बिल्कुल शक्ल बदली हुई है, महाविकास अघाड़ी की शक्ल बदली हुई है। क्या देखिए, कुछ महाराष्ट्र की जो स्थिति है, मैं कोई महाराष्ट्र का या किसी भी राज्य का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो ऐसे बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूं। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो इतना मेस है कि उस पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी करना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था, वो था महाराष्ट्र। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है। बिहार के मुकाबले भी महाराष्ट्र बिल्कुल सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था, और बीजेपी को इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी है। इसीलिए आप अगर पिछले एक साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें, नॉन पॉलिटिकल दौरे, तो सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। ये दौरे ऐसे नहीं बनाते, ये लोग तो रोज आंकड़े देख रहे हैं, फीडबैक उनको आ रहा है, उसके आधार पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति गड़बड़ हो सकती है। लेकिन विपक्ष जिस तरह